Good morning to all. As we have discussed in the last class, what are non-auditory effect of noise, कि noise के जो auditory effect हैं वो क्या होते हैं. तो hearing loss, long-term exposure to noise has been recognized as a hazard for a long time. hearing loss के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर मान के चलिए if you are working in a particular environment जहाँ पर आप रेगुलरली किसी पर्टिकुलर नोइजी सोर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम इंक्लूड होती है. दैट कम्स अंडर द नॉन ऑडिटरी इफेक्ट. नॉन ऑडिटरी इफेक्ट में फर्दर इंक्रीज स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है. कार्डियोवास्कुलर फंक्शन जैसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, चेंजेस टू ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा. हार्ट रेट है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, आपकी हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी. एनोयंस की प्रॉब्लम हो जाएगी. एनोयंस यानी चिड़चिड़ापन की प्रॉब्लम भी आपके अंदर प्रोड्यूस हो सकती है. स्लीपिंग प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो सकती है. मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो सकती है. एंड देयर इज ए वाइड रेंज ऑफ वैरायटी दैट विल अफेक्ट आवर हेल्थ, जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो बेसिकली इन द वर्क प्लेस नॉन ऑडिटरी इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑल्सो इंक्लूड प्रॉब्लम विद ओरल कम्युनिकेशन. यानी कि जहाँ पे भी नॉन ऑडिटरी इफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इफ़ देयर इज़ ए मशीन विच इज़ प्रोड्यूसिंग नॉइज रेगुलरली, अगर वो रेगुलर बेसिस पर नॉइज प्रोड्यूस कर रही है तो वहाँ पर जो भी वर्क प्लेस है, जो भी वर्कर्स हैं, दे विल फील द प्रॉब्लम ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. उनको ओरल कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस आउट होती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ नॉन ऑडिटरी इफेक्ट आर देयर. नॉन ऑडिटरी कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? तो एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है. नेक्स्ट वन इज द परफॉर्मेंस इफेक्ट. एंड द साइकोलॉजिकल जो आपका इफेक्ट है उसके अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं. इट मे बी टेम्परेरी इफेक्ट एंड इट मे बी परमानेंट इफेक्ट. यानी परमानेंटली और टेम्परेरी यू आर अफेक्टेड, योर साइकोलॉजी इज अफेक्टेड विद द नॉइज. यानी नॉइज की वजह से आपकी साइकोलॉजी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. एज वी डिस्कस्ड, जैसे स्टार्टलिंग रेस्पॉन्स टू लाउड नॉइज वेयर muscles burst into activities generally with the intention to protect. यानी जब भी कभी हम एक लाउड नॉइज के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारी मसल्स को ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है अगेंस्ट टू गिव द रेस्पॉन्स टू इन दैट लाउडी एनवायरनमेंट. उस लाउडी एनवायरनमेंट में अगर हमें किसी से ओरल कम्युनिकेशन करना है तो हमारी मसल्स को हमें ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है. दैट कम्स अंडर द temporary psychological effect. The muscles tension response where muscles tend to contract in the presence of loud noise. तो जो हमारी ब्रेन्स की मसल्स हैं या जो भी पर्टिकुलर बॉडी की मसल्स हैं वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, बिकॉज वी हैव टू रेस्पॉन्ड अगेंस्ट द लाउडी नॉइज सोर्स. हमें लाउडी जो नॉइज सोर्स है उसके अगेंस्ट में रेस्पॉन्स करना होता है. तो यहाँ पर जो मसल्स हैं वो टेंशन में आ जाती हैं. तो दैट इज़ द टेम्पररी साइकोलॉजिकल इफेक्ट. द रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस, हमारा जो श्वसन क्रिया है वो भी हमारी अफेक्टेड होती है. चेंजेस इन द हार्ट बीट, जो हार्ट बीट का पैटर्न है दैट विल ऑल्सो अफेक्ट. हार्ट बीट का पैटर्न है वो भी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का अफेक्टेड होगा. चेंज इन द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं, स्किन की जो वेसल्स हैं उनके अंदर भी क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर यानी जो वेसल्स हैं वो आपकी चेंजेस हो जाती हैं. तो दीज आर द अफेक्ट्स. हाउ कैन नॉइज अफेक्ट परफॉर्मेंस. नॉइज हमारी परफॉर्मेंस को किस तरीके से अफेक्ट करती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीच इंटेलिजिबिलिटी की. तो स्पीच इंटेलिजिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? स्पीच इंटेलिजिबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड. यानी कि जो भी कोई पर्टिकुलर सोर्स, अगर कोई वक्ता है जो पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा है और पर्सनल कम्युनिकेशन में जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो आपका एक नॉइजी एनवायरनमेंट के अंदर है, तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो वर्ड स्पोकन करेगा वो आप तक वो वर्ड ना पहुंच पाएंगे तो आप उसको कुछ दूसरा ही वर्ड समझ पाओगे. तो कहने का मतलब स्पीच इंटेलिजिबिलिटी एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड. द प्रेजेंस ऑफ नॉइज इंटरफेयर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अदर पीपल से. बट ड्यू टू द नॉइजी एनवायरनमेंट, जो भी पर्टिकुलर पर्सन ओरल कम्युनिकेशन कर रहा है उसके जो वर्ड है वो अफेक्टेड हो जाते हैं ड्यू टू द नॉइजी इंटरफेस.
including hearing safe work instructions. This exchange include face to face talk. इसमें क्या होता है फेस टू फेस टॉक, टेलीफोन कन्वर्सेशन, ऑडियोबल डेंजर वार्निंग सिग्नल, स्पीच ओवर ए पब्लिक एड्रेस सिस्टम ईटीसी। यानी स्पीच इंटेलिजिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड बाय सम अदर पीपल्स। जैसे हो सकता है वो रिलेटेड टू सिग्नल बात कर रहा हो, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, फेस टू फेस टॉक हो, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी कन्वर्सेशन कम्स अंडर द स्पीच इंटेलिजिबिलिटी, ठीक है। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो इन ए नोइजी वर्क सिचुएशन पीपल आर एबल टू कन्वर्स विद डिफिकल्टी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फॉर ए शॉर्ट टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज एज हाई एज 78 dB। यानी जब आपकी नॉइज 78 dB फॉर डेसिमल, ये आपकी नॉइज की यूनिट होती है, इस पर्टिकुलर रेंज में होती है, तो इवनली 1 मीटर की डिस्टेंस पर भी एक पर्टिकुलर पर्सन क्लियरली बात नहीं कर पाता है, उसको बात करने में भी क्या होती है? डिफिकल्टी ही विल फील। तो नीचे आपको यहाँ पर समझा रखा है, इन सोशल सिचुएशन पीपल ऑफन टॉक एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 to 4 मीटर। इन सच केसेस नॉइज लेवल शुड नॉट एक्सीड 55 to 60 dB। जब सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं तो जब कोरोना आया तब भी ये वर्ड आपको बताया गया था कि 2 से 4 मीटर की डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखें। तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करने में जब आप एक पर्सन से टॉक कर रहे होते हैं तो अलग अलग लेवल होते हैं साउंड के। अगर आपकी साउंड का लेवल उस पर्टिकुलर लेवल 55 से 60 dB से नीचे है, देन वी कैन क्लियरली डू कन्वर्सेशन, तो हम आसानी से कन्वर्सेशन कर पाएंगे। बट अगर यही रेंज आपकी क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है, देन वी कैन नॉट प्रॉपरली डू प्रॉपर कम्युनिकेशन। सपोज वी आर सीइंग जैसे स्पीच कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी वर्सेस लेवल ऑफ बैकग्राउंड नॉइज इन डीबी, यानी डेसिबल इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली स्पीच कम्युनिकेशन के लेवल बता रखे हैं कि जब भी आप एक पर्टिकुलर पर्सन से कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन कौन से जो आपकी लेवल्स रहेंगे जिनमें आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए फेस टू फेस कन्वर्सेशन अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से करते हैं तो हमारी जो रेंज है वो 50 dB के नीचे होनी चाहिए, तो आप नॉर्मली आसानी से अप टू 6 मीटर की डिस्टेंस में बात कर पाएंगे। अगर आपकी जो साउंड का लेवल है बैकग्राउंड लेवल 50 से 670 डेसिबल है, तो आपको क्लियरली बात करने के लिए अपनी वॉइस है वो रेज करनी पड़ेगी और दो पर्सन के बीच के डिस्टेंस को आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा, 6 to 2 मीटर पर लेके आना पड़ेगा। अगर मान के चलिए सपोज 70 to 90 dB है रेंज आपकी, देन वेरी लाउड शाउटेड वॉइस लेवल एट डिस्टेंस अप टू 50 सेंटीमीटर। तो इस पर्टिकुलर टाइम में हमें कम से कम मिनिमम 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जाके पर्टिकुलर पर्सन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और वेरी लाउडली बोलना पड़ेगा। जब आप किसी देखते हैं कि जब भी आप किसी डीजे वगैरह इनके संपर्क में आते हैं तो जस्ट आपके बगल वाले को अगर आप कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो क्लियरली नहीं सुन पाता है, आप उसके कान में भी बोलते हैं तब भी वो सुन नहीं पाता है, तो मिनिमम। और अगर आपकी साउंड का लेवल 90 से 100 dB तक पहुंचता है तो मैक्सिमम वॉइस लेवल एट डिस्टेंस अप टू 25 सेंटीमीटर, और इफ़ इट विल रीच बियॉन्ड 110 to 130 और वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल हम कह सकते हैं कि इवनली 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर भी जो भी पर्टिकुलर पर्सन है ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड बाय द अदर क्लियरली, वो आसानी से समझ नहीं सकते। तो ये कम्युनिकेशन के तरीके हैं जो फेस टू फेस कर सकते हैं हम। ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है जिसमें ये आपको रेंज बता रखी है कौन कौन सी स्थिति में आएगा। नेक्स्ट वन इज़ जैसे इंटरकॉम सिस्टम होता है। नेक्स्ट वन इज़ टाइप ऑफ ईयरफोन टू सप्लीमेंट लाउड स्पीकर। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, टाइप ऑफ माइक्रोफोन रिक्वायर्ड। तो दीज आर द वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड द लेवल ऑफ साउंड इन विच वी कैन कम्युनिकेट ईजिली और वेरी क्लियरली। तो ये सारे आपके पर्टिकुलर लेवल्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ द एनोयंस। तो नॉइज इज़ एनोइंग। जब भी कोई पर्टिकुलर नॉइजी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो नॉइजी एनवायरनमेंट क्रिएट होने में वहाँ पर क्या होता है, आपको पर्टिकुलर एनोयंस प्रोड्यूस होता है, चिड़चिड़ापन।
तो इन नोइजी एनवायरनमेंट पीपल जनरली प्रीफर टू रिड्यूस द नोइजी लाउडनेस। पीपल क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं कि जो भी नोइजी लाउडनेस है उसको रिड्यूस किया जाए, जिससे कि क्या है, वहाँ पर जो भी पर्टिकुलर पर्सन्स रह रहे हैं वो उनके अंदर चिड़चिड़ापन प्रोड्यूस ना हो। अवॉइड इट और लीव द नोइजी एरिया इफ पॉसिबल। तो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपको नोइजी साउंड आती है तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसका तरीका यही है कि वी विल लीव दैट पर्टिकुलर एरिया। द सेम नॉइज कुड बी अनोइंग टू सम पीपल बट एक्सेप्टेबल टू द अदर। बट इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी पर्टिकुलर नॉइज़ का लेवल है, एक पर्टिकुलर पर्सन को तो वो बुरा लग रहा है, अनप्लीजेंट लग रहा है, एनोइंग लग रहा है, बट एक पर्सन को वो प्लीजेंट भी लग सकता है। जैसे हम देखते हैं वेरी लाउड म्यूजिक मे बी प्लीजेंट टू वन ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनोइंग टू अदर ग्रुप। यानी जब भी आपकी गली से डीजे गुजरता है तो किसी को तो वो अच्छा लगता है, किसी को वो बुरा लगता है। कहने का मतलब है वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है वो किस मिजाज का है, तो वो ये चीज़ आपकी डिपेंड हो सकती है। बोथ ग्रुप विल बी इक्वली एट द रिस्क ऑफ हियरिंग लॉस। जबकि दोनों ही ग्रुप इक्वली हियरिंग लॉस के करीब यहाँ पर होते हैं। बिसाइड लाउडनेस ऑफ द साउंड, साउंड की लाउडनेस के अलावा सेवरल अदर फैक्टर कंट्रीब्यूट टू एनोयंस। इसके अलावा और भी अदर फैक्टर हैं जो एनोयंस में आपके कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स प्राइमरी एकॉस्टिक फैक्टर, साउंड फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन, हम बोल सकते हैं साउंड लेवल फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन। सेकेंडरी एकॉस्टिक फैक्टर में स्पेक्ट्रल कॉम्प्लेक्सिटी, फंक्शन इन साउंड लेवल, फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी, राइज टाइम टू नॉइज, लोकलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द एनोयंस। नो एकॉस्टिक फैक्टर, तो दीज आर some other factor that we have to memorize that may affect your the property of annoying. Next one is the third, that is job interference. Depending of the type of activity, activity के ऊपर depend करता है, noise can severely affect efficiency of a task performance. The following example will illustrate this point. जैसे अगर हम बात करते हैं जॉब इंटरफ्रेंस की, तो एक कन्वर्सेशन नियर बाई विल डिस्ट्रैक्ट ए पर्सन एंड अफेक्ट देयर कंसंट्रेशन, हैंस रिड्यूसिंग द एम्प्लॉइज एफिशिएंसी। यानी कि जो भी एक पर्टिकुलर कन्वर्सेशन है नियर बाई यानी आपके पास में, विल डिस्ट्रैक्ट ए पर्सन, एक पर्सन को वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, एंड अफेक्ट करेगा देयर कंसंट्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन को। इसीलिए रिड्यूसिंग द एम्प्लॉइज एफिशिएंसी, जिससे क्या होगा, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ए नोइजी एनवायरनमेंट कुड क्रिएट एन एडिशनल हजार्ड। अगर जो भी पर्टिकुलर वर्कर्स हैं वो एक नोइजी एनवायरनमेंट में वर्कआउट कर रहे हैं तो इट में क्रिएट एन एडिशनल हजार्ड सिंस ऑडियोबल अलार्म माइट नॉट बी हर्ड। तो उससे क्या होगा, अगर ज़्यादा साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है तो जो अलार्म ऑडियोबल होने चाहिए उसको भी वो कैंडिडेट नहीं सुन पाएगा, जिससे क्या है उसको पर्टिकुलर जो जॉब वो कर रहा है उसमें उसको इंटरफेयर हो सकता है। ए नोइजी एनवायरनमेंट इंटरफेयर, एक नोइजी एनवायरनमेंट इंटरफेयर करता है विद ओरल कम्युनिकेशन एंड थस इंटरफेयर विद द एक्टिविटी। अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ पे हम वर्कआउट कर रहे हैं वहाँ नोइजी एनवायरनमेंट है तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन को भी अफेक्ट करता है, जिससे कि वहाँ की उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी हैं वो भी आपकी अफेक्टेड होती हैं। Where occupational and non-occupational noise may affect an individual sleep. जब भी हम बात करते हैं अगर कोई नोइजी एनवायरनमेंट है तो जो ऑक्यूपेशनल व्यवसायी और जो नॉन ऑक्यूपेशनल नॉइस होती है, ठीक है, यानी कई इंडस्ट्रीज हो सकती हैं ऑक्यूपेशनल में, नॉन ऑक्यूपेशनल हो सकते हैं कुछ नॉइजी सोर्सेज, जिनकी वजह से इंडिविजुअल पर्सन की जो स्लीप है वो भी अफेक्टेड हो सकती है। देयर में ऑल्सो बी एन इम्पैक्ट ऑन अलर्टनेस एट द वर्क प्लेस, और जो उसका वर्क प्लेस है वहाँ पर एक अलर्टनेस हो सकती है। सीधा OSH आंसर डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये चीज़ हम देख सकते हैं इस चीज़ में। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं जो भी नॉइज के नॉन ऑडिटरी इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं एक बार।
व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ इफेक्ट कैन बी कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू नॉइज। तो नॉइज एक्सपोजर कैन कॉज टू काइंड ऑफ हेल्थ इफेक्ट। नॉइज में जनरली दो टाइप के हेल्थ पर इफेक्ट हो सकते हैं। दीज आर नॉन ऑडिटरी इफेक्ट, जिसमें आपका फर्स्ट वन आता है नॉन ऑडिटरी इफेक्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन द एबव लेक्चर, एंड नेक्स्ट वन इज द ऑडिटरी इफेक्ट। तो जो नॉन ऑडिटरी इफेक्ट हैं इंक्लूड, जैसे स्ट्रेस है, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी, रिलेटेड साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इफेक्ट हैं, सेफ्टी कंसर्न्स हैं, दीज कम्स अंडर दी नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑडिटरी इफेक्ट इंक्लूड हियरिंग इम्पेयरमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव नॉइज एक्सपोजर। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेगुलर बेसिस पर इफ़ ही इज़ वर्किंग इन ए नॉइजी एनवायरनमेंट तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। नॉइज इंड्यूस्ड परमानेंट हियरिंग लॉस, अगर उसको परमानेंट हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है तो दिस कम्स अंडर द नॉइज ऑडिटरी इफेक्ट इज द मेन कंसर्न रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल नॉइज एक्सपोजर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ ऑडिटरी हेल्थ इफेक्ट। जो बेसिकली नॉइज के ऑडिटरी हेल्थ इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, जिसमें आता है द मेन ऑडिटरी इफेक्ट इंक्लूड, जिस नंबर वन इज acoustic trauma। तो सडन हियरिंग डैमेज कॉज्ड बाय शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ एक्सट्रीमली लाउड नॉइज सच एज गन शॉट। कहने का मतलब है जो भी आपका कान का पर्दा होता है, अगर कोई पर्टिकुलर कहीं पे भी ब्लास्ट हुआ अचानक से इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होती है सडनली, या कोई भी मान के चलिए कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, तो उस पर्टिकुलर साउंड को हमारा जो पर्दा है कान का वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो परमानेंट जो उसका कान है, मतलब जो आपका पर्दा है वो फट जाएगा, और परमानेंट हियरिंग लॉस की जो प्रॉब्लम है दैट मे बी क्रिएट विद इन ए पर्टिकुलर गिवन पर्सन। वो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर वो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है दैट मे अकर। नेक्स्ट वन इज टिनिटस, जैसे रिंगिंग और बजिंग इन द ईयर। जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो रेगुलरली एक पर्टिकुलर नॉइजी एनवायरनमेंट में वर्कआउट कर रहा है, तो उसको ऐसा लगता है उसके दिमाग में घंटी बजती है, रिंगिंग और बजिंग इन द ईयर। जैसे आपने कहने का मतलब ये है कि उसको ऐसा फील होता है, और वो एक प्रकार की जो बीमारी है उससे वो क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज टेम्परेरी हियरिंग लॉस, यानी ऑडिटरी इफेक्ट में नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेरी हियरिंग लॉस, तो ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी थ्रेश होल्ड शिफ्ट, यानी TTS भी बोलते हैं इसको, ट्रिपल TTS, विच अकर इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर टू ए हाई लेवल ऑफ नॉइज, जो कि तुरंत होता है आफ्टर एक्सपोजर टू ए हाई लेवल नॉइज। तो देयर इज ग्रेजुअल रिकवरी व्हेन द अफेक्टेड पर्सन स्पेंड टाइम इन क्वाइट प्लेस। तो यहाँ पर क्या होती है, देयर इज ग्रेजुअल रिकवरी, यहाँ पर धीरे धीरे रिकवरी होती है। व्हेन द अफेक्टेड पर्सन स्पेंड टाइम इन ए क्वाइट प्लेस, complete recovery may take several hours और days up to 48 hours। complete recovery में कई सारे घंटे लग जाते हैं और कई सारे टाइम भी लग सकता है। अगर किसी को टेम्परेरी हियरिंग लॉस हुआ है तो हो सकता है कि 48 आवर में वो रिकवर हो जाए। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर नॉइजी एनवायरनमेंट में अचानक से कांटेक्ट में आते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए हमारे कान सुन्न हो जाते हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं देता है। तो लगता है जब हम 1 घंटे तक थोड़ा सा रेगुलरली बैठे रहते हैं पकड़ के, तो थोड़ी देर बाद हमें वापस से सुनाई देने लग जाता है, तो वो टेम्परेरी हियरिंग लॉस आता है। नेक्स्ट वन इज परमानेंट हियरिंग लॉस। तो परमानेंट हियरिंग लॉस ऑल्सो नोन एज परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट, PTS। TTS एंड PTS। TTS मीन्स टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, यहाँ पर परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। जब भी यूजुअली प्रोग्रेसिवली कॉन्स्टेंटली ए नॉइज एक्सपोजर कंटिन्यूस मंथ आफ्टर मंथ एंड ईयर आफ्टर ईयर। जब भी कोई पर्सन रेगुलरली डे वाइज, मंथली और ईयरली किसी लाउडी सोर्स के कांटेक्ट में आएगा, तो मोस्ट इंडिविजुअल डू नॉट नोटिस द इम्पेयरमेंट एट फर्स्ट। तो इनिशियली जो पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल बीइंग, ह्यूमन बीइंग होता है, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करता है। The hearing impairment is noticeable only when it is substantial enough to interfere
विद रूटीन एक्टिविटी। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो पर्सनल इंडिविजुअल है, जब उसकी जो पर्सनल एक्टिविटी वो अफेक्ट होती है, उसको कम सुनाई देना स्टार्ट होता है, जब वो लोगों से कम्युनिकेशन करता है, उसको लगता है कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, तब उसको ये फील होता है कि देयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग लॉस। एट दिस स्टेज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल हियरिंग डैमेज हैज़ अकर्ड। इस केस में परमानेंट और इरिवर्सिबल हियरिंग डैमेज हो जाता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग डैमेज कैन नॉट बी क्योर्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वर्सन्स एज अ नॉइज एक्सपोजर कंटिन्यूस। जो भी नॉइज इंड्यूस होती है उससे हियरिंग डैमेज कैन नॉट बी क्योर्ड, सही नहीं कर सकते बाय मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू भी, एंड वर्सन एज नॉइज एक्सपोजर कंटिन्यूस। और भी ज़्यादा बुरी कंडीशंस उसकी होती चली जाती है जब वो पर्टिकुलर लेवल से भी आगे जाता है। ठीक है, तो ये क्या थे आपके, दीज आर योर परमानेंट